हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 के बच्चों का हिंदी का ये मॉडल पेपर 2023 का लेकर आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में इस मॉडल पेपर का फुल सोल्यूशन कराएंगे और वो भी बोर्ड एग्जाम में कैसे आपको हिंदी की कॉपी लीक कराना है। ए टू जेड चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देख सकते हैं किस तरीके से इसमें आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी को लिखना है सिखाएंगे ताकि आपको 70 में 70 नंबर मिल सके, एक भी नंबर ना कटे। तो आज की इस वीडियो को बस शुरू से अंत तक देखना है और वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स सारे सब्जेक्ट की यहाँ पर प्रिपरेशन हम बहुत ही बेस्ट तरीके से कराने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर, जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं ना, सेम ऐसा ही आपका भी पेपर आएगा। ठीक है, केवल क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंजिंग हो जाते हैं लेकिन इसी प्रारूप में आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो अंत तक देख लीजिए, समय दीजिए। थोड़ा सा किसी भी चीज को पाने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, तो इस मॉडल पेपर को पूरा समझिए उत्तर के साथ। देख सकते हैं यहाँ पे समय 3 घंटे 15 मिनट सब लोग जानते हैं, पूर्णांक 70 नंबर का आप लोग जानते ही हैं और 30 नंबर प्रैक्टिकल से मिलेगा। ओके, हिंदी का विषय है। यहाँ पे देखिए नोट में जो दिया है इसको पढ़ लेना है। प्रारंभ की 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया है, इसीलिए यहाँ पे पहला प्रश्न जो दिया है क नंबर, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखना है। पहला लिखा है सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेव वर्मा थी, ये तो गलती है। दूसरा है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, ये जो है ऑप्शन सही है। तो इसको कैसे कॉपी में लिखना है ये चीजें आपको समझना है। और यहाँ पे देखिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखने का तरीका समझिए, कोई नहीं बताएगा आपको इस तरीके से। सबसे पहले नंबर, कॉपी में आपको मार्जिंग लाइन खींचना है। स्केल जो होती है ना इंची, इस स्केल से आपको बाईं तरफ मार्जिंग लाइन खींच लेना है। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। पहला प्रश्नोत्तर संख्या इस तरीके से पहला लिख लेंगे। ठीक है, और अंडरलाइन कर देंगे। और इसके बाद पहला का क कर रहे थे ना, क का दूसरा ऑप्शन सही था, दूसरा लिख लिया इस तरीके से और वही ऑप्शन उतार देंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। इस तरीके से कर लेंगे जितने में पहला का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला का ख देखिए, रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। तो यहाँ पे देखिए रस मीमांसा के बारे में पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रांगे राघव और केदारनाथ सिंह जी। इसमें जो पहला ऑप्शन दिख रहा है ना आपका रामचंद्र शुक्ल जी का, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर राम मीमांसा का। तो यहाँ पे रस मीमांसा का देखिए इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, पहला का ख कर रहे थे ना, पहला ऑप्शन सही था रामचंद्र शुक्ल जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। ग नंबर कर रहे हैं ना। हाँ, निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम किसी एक का बताना, जैसे अथाह सागर, अर्धनारीश्वर, मेरी असफलताएं, लहरों का राजहंस, जो भी आपको याद होगा उसमें से किसी एक का देना है। पहला जैसे दिए जय प्रकाश भारती जी का है ये अथाह सागर, तो इसको कैसे कॉपी में लिखेंगे देख सकते हैं। यहाँ पे एक एक चीज को मैं इसीलिए लिख कर बता रहा हूँ। पहला का ग का पहला कर रहे थे तो किसका था, रस मीमांसा जय प्रकाश भारती जी का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर घ पे चले जाते हैं। घ नंबर क्या लिखा है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। यहाँ पे पहला है राम वृक्ष बेनीपुरी, महादेव वर्मा, रामविलास शर्मा, प्रेमचंद्र। तो देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने गेहूं और गुलाब की रचना किए थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा घ नंबर का ऑप्शन। इसके बाद देखिए यहाँ पे कॉपी में सारी चीजें को हम यहाँ पे इंडिकेट कर दिए हैं, पहले से लिखा है ना कि पहला का घ यानी राम वृक्ष बेनीपुरी। इस तरीके से पांचों ऑब्जेक्टिव को कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट वाला है अंग नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं ताकि चारों ऑप्शन दिखे। लिखा है त्याग पत्र किस विधा की रचना है, उपन्यास का, कहानी का, नाटक का, एकांकी का। उपन्यास पत्र जो है ये त्याग पत्र जो है ये उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। इसी तरीके से देखिए टोटल मैं समझा देता हूं। पहला प्रश्नोत्तर संख्या में का जितने भी क्वेश्चंस दिया रहेगा आप इस तरीके से क ख ग घ अंग पांचों को आराम से इस तरीके से लाइन वाइज करके लिख लेंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको एक भी लाइन छोड़ना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान समझते चलिएगा। यहाँ पे दूसरा का क लिखा है, रीति मुक्त धारा की किन्हीं दो प्रवृत्तियों के नाम लिखिए। रीति मुक्त धारा के किन्हीं दो प्रवृत्ति, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। ठीक है, संख्या डाल के दूसरा कर रहे हैं तो दूसरा इस तरीके से, और दूसरा का क कर रहे हैं पहला दो रीति काव्य, तो यहाँ पे पहले बिहारी हो जाएंगे, इसके बाद दूसरा केशव हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से दोनों के बारे में बता देंगे। इसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दूसरा नंबर, ध्यान से देखते चलिएगा। कह रहा है ख नंबर की क्षयवादी युग की यानी कि क्षयवाद की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। क्षयवाद की दो प्रवृत्ति कौन कौन सी हो सकती है? तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा का ख का पहला सौंदर्य भावना, दूसरा प्रकृति की मानवीकरण। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे ग नंबर पे आ चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। ग नंबर उत्तरायण, उत्तरायण कृति के रचनाकार कौन है? तो ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है इसका आंसर, यानी दूसरा का ग यहाँ पे है ना, इसका हो जाएगा राम कुमार वर्मा जी। इसी तरीके से दूसरा का तीनों क्वेश्चंस क ख ग कर लेंगे और इसी तरीके से आप भी लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन तक हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा गया है, इसको समझते चलना है एक एक क्वेश्चन। तीसरा, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए गद्यांशों के प्रश्नों को उत्तर का हल कीजिए। यहाँ पे 6 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा गद्यांश वाला। ठीक है, तो देखिए इसमें गद्यांश दिए रहेंगे आपके, यहाँ पे क नंबर और ख, दो गद्यांश रहेंगे। किसी एक गद्यांश को हल करना है। पढ़िए, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले जी भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। तो ये जैसे आपने पढ़ा, तो मान लीजिए कि आपको दो गद्यांश दिया रहेगा, कोई एक ही करना है, क वाला कीजिए या अथवा में दिया यहाँ पे अथवा वाला कोई कीजिए। ये पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभों पर उभारी मूर्ति विहंस उठी, भीतर की दीवारों और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उसकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले प्लस्तर लगाकर चारियों ने उस पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी। फिर उनके चेले कलावंतों ने उसमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमंग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। तो इस तरीके से कोई एक ही को करना है। तो मान लीजिए कोई बच्चे कहता है कि सर मुझे क नंबर नहीं आ रहा है लेकिन दूसरा आ रहा है, तो आप कोई भी कर सकते हैं, अथवा वाला भी कर लीजिए या ऊपर वाला भी कर लीजिए। तो चलिए मान लीजिए कि ये अथवा वाला ही करना है, तो इसको कैसे करेंगे कॉपी में, तो देख लीजिए। इसको जैसे पढ़ा है तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं? 3 कि उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ लिखिए। ठीक है, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, अभी बताएंगे। और तीसरा, पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नंबर इसका आंसर आपको, ये गद्यांश जो है इसको कैसे लिखेंगे कॉपी में, तो सबसे पहले नंबर आपको चीजें बताते चल रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 3 ऐसे लिख लेंगे। संकेत डालना बहुत जरूरी है आपको कॉपी में, ऊपर सबसे ऊपर कि कौन सा गद्यांश किए हैं, तो संकेत डाल देंगे तो एग्जामिनर जो है आपका कॉपी चेक करने वाला वो समझ लेगा कि कौन सा बच्चा गद्यांश किया है। ठीक है, संकेत में क्या करेंगे, गद्यांश के 2-3 वर्ड पहले से उठाएंगे, पहले पहाड़ काट कर, ठीक है, पहले से उठा लेंगे और बीच में गायब कर देंगे डाट डाट करके, अंतिम वाला पुलकित हो उठे, इस तरीके से लिख देंगे। इसके बाद संदर्भ हेडिंग लगाएंगे, क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित अजंता, यहाँ पे देखिए कौन सा पाठ से लिया गया, अजंता पाठ से उद्धृत किया गया है और इसके लेखक जो हमारे हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। तो ये चीजें आपको लिखना होता है। इसको 2 तरीके से हम संदर्भ लिख सकते हैं, एक तो पाठ का लेखक का नाम लिख देंगे, एक पाठ का नाम, बस उसमें भी आपको नंबर मिल जाएगा, या इस तरीके से भी लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए बोला है ना, तो यहाँ पे देखिए पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभों पर उभारती मूर्ति विहंस उठी। तो इतना अंडरलाइन जो नीचे से रेखा खींचा है, इतना का भाव बताना है। तो इसका भाव क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, इसका पहले नंबर रेखांकित अंश हेडिंग डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे, फिर लिखेंगे कि लेखक कहता है कि अजंता की चित्रकलाएं वर्तमान स्वरूप में कैसे आई, इसके पीछे चित्रकारों ने कठोर परिश्रम किया था। पहाड़ को पीस कर यानी भीतर से खोखला करके उसका दीवारों और छतों को रगड़ करके पहले चिकना किया गया, तब जाकर उस चिकनी जमीन पर दुर्लभ, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लो इसको, दुर्लभ, ठीक है, दुर्लभ चित्रों की एक सुंदर दुनिया बसा दी गई। अब पहले आचार्यों ने लहराकर
लहराकर रेखाओं के द्वारा चित्रों के रूप में सृजन किया। तो जितना अंडरलाइन किया था उसी अंडरलाइन का रेखांकित अंश की यहाँ पे हिंदी में व्याख्या किया गया है। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी बोर्ड एग्जाम में करना है। अगला क्वेश्चन इसी में क्या पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा कि पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया है। तो पहाड़ों को इसी में से आंसर देना है। पहाड़ों को यानी पहाड़ को काट कर उसकी खोखला कर दिया, फिर उसमें सुंदर भवन बना दिया गया और खंभे, मतलब इसी में से इसका आंसर बना देंगे, यहाँ से हो जाएगा इतना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ से व्याख्या कीजिए और काव्य संदर्भ लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका 6 नंबर का आता है। तो देखिए यहाँ पे 2 पद्यांश दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर यहाँ पे, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नवजीवन मंडल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला नंबर जो है क नंबर, इसी को मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 3 नंबर वाला मैं अथवा बताया था तो इसमें क नंबर ही बता देता हूँ। तो जैसे इस पद्यांश को आपने पढ़ा है तो आपको मालूम चल गया कि इसमें क्या क्या लिखना है। क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा गया था, ध्यान समझ लीजिए। संदर्भ से व्याख्या कीजिए और काव्य संदर्भ लिखिए, तब तो जाके 6 नंबर मिलेगा। चलिए इसको कैसे लिखेंगे कॉपी में, यहाँ पे कॉपी पे लिख कर मैं बता रहा हूँ प्रश्नोत्तर संख्या 4। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 4 का क कर रहे हैं ना, तो क लिख लेंगे। और संदर्भ आपको यहाँ पे संकेत डाल लेना है, मैं छोड़ दिया हूँ यहाँ पे संकेत लिख लेना है। ठीक है, संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पंक्तियां रामेश्वर, यहाँ पे देखिए राम नरेश त्रिपाठी है, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम कविता से अवतरित है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका संदर्भ। प्रसंग क्या लिखेंगे, थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, समझिए। कवि उद्बोधित करते हुए कहता है, मतलब कहते हुए कह रहा है कि हमें अपने देश के लिए अपना स्वास्थ्य मतलब नौछावर कर देना चाहिए। यह शरीर क्षण सुंदर है, अतः शरीर का मोह नहीं करना चाहिए, व्यर्थ है। इस तरीके से हो जाएगा इसका। और व्याख्या इसका लिखना है ना, तो व्याख्या भी यहाँ पे कर दिए हैं कि भारत के वीर युवक, तुम निठर होकर मृत्यु का सामना करो, तुम मृत्यु से डर नहीं सकते। यानी मृत्यु तो ऐसा स्थान है जहाँ पर मनुष्य जीवन भर का सारी थकान को दूर करके आराम करता है। ठीक है, यही चीजें है। और मृत्यु एकमात्र वह स्थान है जहाँ से मानव अपने पुराने शरीर को त्याग नवीन जीवन का आरंभ ग्रहण करता है। मृत्यु तो एक ऐसी नदी है जिसमें स्नान करके मानव अपने जीवन भर के परिश्रम और थकान को त्याग कर देता है। इसी तरीके से इसका व्याख्या हो जाएगा। और इसी का यहाँ पे लिखेंगे काव्य सौंदर्य। ठीक है, पहला नंबर की कवि ने यह मृत्यु से निडर होकर देश के लिए सब कुछ अर्पित कर देता है और देने की प्रेरणा देता है। दूसरा, कविवर मिलने से मृत्यु के संबंध में कहा है कि मृत्यु सोने की वह चाबी है जो अमृतत्व के महान को खोखला कर देती है, खोल देती है। ठीक है, खोखला नहीं खोल देती है। इस तरीके से काव्य सौंदर्य हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, अथवा में भी दिया था तो आप अथवा वाला भी कर सकते थे, ये वाला। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। यहाँ पे 3 दिए गए हैं नाम। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, तीसरा है जयशंकर प्रसाद। जो भी लेखक का आपको याद है जीवन परिचय लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ, मान लीजिए दूसरा का, क्योंकि पहला का वीडियो बना दिया हूँ, तो दूसरा का डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का यहाँ पे जीवन परिचय आपको बता देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले नंबर यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 5 कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे डाल लेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क, और यहाँ पे दूसरा है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, इस तरीके से उनके जीवन परिचय लिखना है तो टॉप में लिख लीजिएगा और जीवन परिचय हेडिंग लगा के लिख देना है इनके बारे में। ठीक है, कैसे लिखना है देखिए, डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म बलिया जिले के एक उजियारी नामक ग्राम में सन 1910 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इतना हो जाएगा। अपने प्राचीन इतिहास विषय में
काशी विश्वविद्यालय से एमए किया है, ठीक है। संग्रहालय में पुरातत्व विभाग में आपकी विशेष रुचि थी, मानो उनकी। आप प्रयाग और लखनऊ संग्रहालय में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष के पद पर बहुत दिनों तक रह चुके हैं, यानी कर चुके हैं कार्य। इसके बाद देखिए, कुछ दिनों तक बिड़ला महाविद्यालय में प्राध्यापक का काम किया है। कुछ दिनों तक विक्रम महाविद्यालय में प्राचीन इतिहास एमए विभाग और अध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे। अपने 100 मतलब कि 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्धशाली बनाया। इसकी मृत्यु यानी इनकी मृत्यु 1882 ईस्वी में हो चुकी थी। तो इसमें देखिए जीवन पर्ची में इम्पोर्टेंट क्या होता है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म सन लिख लीजिए कि, और मृत्यु सन, उनके माता पिता का नाम क्या था, यही चीजें इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद उनकी एक रचना पूछा था, तो रचना लिख देंगे विश्व साहित्य में रूपरेखा, ये हो जाए उनकी एक रचना। तो हो गया पांचवा का क, ये लेखक थे। अब यहाँ पे देखिए पेपर में आते हैं, पांचवा का क हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 का ख लिखा है नीचे कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक, ध्यान समझिएगा कि किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में। तो यहाँ पे देखिए मैथिली शरण गुप्त जी, महादेव वर्मा, सूरदास, तो इसमें से किसी एक का ही का। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 5 नंबर का क हो गया। अब यहाँ 5 का ख हम बता रहे हैं, यानी पहले ही नंबर पे मैथिली शरण गुप्त जी का। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख लिख लेंगे इस तरीके से, और पहला कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय को लिख रहे हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे जीवन परिचय, हेडिंग डाल लेंगे। और क्या लिखेंगे इसमें, देखिए मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म चीरगांव, जिला झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। काव्य रचना की ओर बाल्यावस्था से ही उनका झुकाव था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा की पुष्टि की है ना। इसके बाद देखिए उसमें अपना विशेष स्थान बना लिया था। इनकी कविता देश विभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की व्यंजना प्रमुख होने के कारण इन्हें हिंदी संसार ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है। अब देखिए इसके बाद राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य मनोनीत भी किया है। भारत का यह सन 1964 ईस्वी में गोलोकवासी, यानी कि ये लोकवास मतलब मृत्यु इनकी हो चुकी थी। इनका एक और रचना भी लिखने के लिए बोला है, तो गुप्त जी रचना, जैसे गुप्त जी की रचना संपदा विशाल है, जैसे कि जयद्रथ बद्ध और भारत भारती अंग, ये हो जाएगा इनका रचना। तो हो गया इस तरीके से आपका क्वेश्चन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 तो खत्म हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। ये भी 3 नंबर का आता है। यहाँ पे लिखा है देखिए, मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृतः अस्माकं पूर्वजनः मानव जीवन संस्कृतं महान्तं प्रत्ययनं कुर्वन्ति ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणं ज्ञान आचरण विचारं च अदर्शयन् तत् स्वर्गम अस्माकं संस्कृत। यहाँ पे देखिए संस्कृत का ये गद्यांश है और इसको पढ़ना है, इसमें इसका हिंदी में संदर्भ लिखना है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन में भी अथवा के रूप में मिला है। अगर चाहेंगे तो ऑप्शन में जो अथवा है, मना हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न सोचति, तो इसमें से कोई एक को कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 6 नंबर, इसका मैं बता देता हूँ यहाँ पे कैसे करना है। संकेत में मानव जीवनस्य अस्माकं संस्कृत, यानी पहला का ही बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका पहले कैसे करना है, संदर्भ लिखना है ना। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें लेखक ने भारतीय संस्कृत का परिचय देने के पूर्व संस्कृत का अर्थ लिखा है, ठीक है। इस तरीके से इसका कर लेंगे। अब इसी का हिंदी में अनुवाद किया गया है कि मानव जीवन का संस्कार करना ही संस्कृत कहलाता है। हमारे पूर्वजों ने मानव का संस्कार करना ही बहुत प्रयत्न किया, मतलब करने का प्रयत्न किया। इन्हें हमारे जीवन के संस्कार, यहाँ पे देखिए, हमारे जीवन के संस्कार के लिए जिन आचारों विचारों का प्रदर्शन किया वही सब हमारी संस्कृति कहलाएगी, ठीक है।
ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं आपको कैसे करना है। एक एक क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है इस वीडियो में लिए हैं। देखिए यहाँ पे 7 नंबर, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हो कोई एक श्लोक लिखना है इस प्रश्न पत्र में जो ना आया हो। 2 नंबर का श्लोक लिखना है, ठीक है, जो पेपर में पेपर में नहीं आया हो इसी को लिखना है। और यहाँ पे श्लोक भी मैं लिख दिया हूँगा। देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है ना, तो 7 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए श्लोक, प्रश्नोत्तर संख्या 7 का क ऐसे हेडिंग डालेंगे और श्लोक लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यो। अब इसके बाद देखिए माँ कश्चित् दुख भाग भवते, ये 2 लाइन आप लिख लेंगे और यहाँ से आपका श्लोक कंप्लीट हो जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे ख नंबर देखिए ध्यान से, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। 2 प्रश्नों के उत्तर, वो भी आपको संस्कृत में। पहला है पिता कस्मात् उच्चतरः आसीत्, दूसरा है गृहे सतः मित्रम किम आसीत्। तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन है, किसी 2 का ही जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा, मैं कॉपी में भी लिख दिया हूँ, इसका PDF भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए यहाँ पर लिख दिया हूँ, मतलब कि पहला और दूसरा का उत्तर लिख दिया हूँ, मतलब फुल सोल्यूशन। देखिए 8वां में जो आता है प्रश्न में करूड़ रस का परिभाषा लिखा गया है और अस्थाई भाव भी दिया गया है इस तरीके से, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे प्रश्नोत्तर के 9 का यहाँ पे पूरा अच्छे से व्याकरण भी बताया गया है A to Z। इसका PDF चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम लिंक लिखा होगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, वहीं पे इसका PDF सेंड कर देंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।